गरीब दर्जी भाभी ने सिला 3 नंदों के लिए डिजाइनर ड्रेस। भोर की रोशनी जैसे ही संगीता के छोटे से घर की दहलीज पर आती है, वो सिलाई की मशीन के पास बैठ जाती है। उसका घर छोटा था, मगर उसमें 3 नंदों की खिलखिलाहटें थी जो हर कोने को जीवंत बनाती थी। रीना, नीलम और पिंकी, तीनों बहनें और उनका बड़ा भाई अशोक, जो बचपन से ही उनके लिए पिता, भाई और माँ सब कुछ बना रहा। भाभी, हमारी उम्र तो निकलती जा रही है। अब कोई रिश्ता भी नहीं आता, और जो आता है वो दहेज में स्कूटी, फ्रिज और एसी मांग लेता है। चलो, एसी की मांग तो ठीक है, हम खुद भी गर्मी में भुन रहे हैं, कम से कम ठंडक तो मिलेगी। तुम लोग तो मजाक उड़ा रही हो, मगर दिल जानता है कि भाभी को कितना दर्द होता है जब हर लड़की की तरह अपनी नंदों को भी दुल्हन के लिबास में देखने का सपना आंखों में छुपा लेती हूँ। अभी संगीता ने ये कहा ही था कि तभी उसका पति अशोक थका हारा घर पर आ जाता है और बड़े ही थके स्वर में बोलता है, मैंने तो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर किस्मत भी कुछ दे तब ना। रात दिन भारी मजदूरी करता हूँ, फिर भी दहेज के जितना पैसे जमा नहीं कर पा रहा हूँ। अशोक दिहाड़ी मजदूरी करता था और संगीता पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती थी। शादी के बाद संगीता ने अपनी नंदों को माँ की तरह प्यार किया था। कपड़े सिलकर उनके स्कूल और कॉलेज की फीस निकाली थी। अब तीनों बहनें विवाह योग्य थी और संगीता और अशोक की चिंता की लकीरें भी दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। सो क्यों नहीं रही है तो संगीता? कब से देख रहा हूँ, वही धागा, वही सुई। थोड़ा अपने शरीर को भी तो आराम दे दिया कर। जब दिल भारी हो तो नींद आंखों से दूर रहती है अशोक जी। हाँ, तू भी ना दिन भर काम करती है, फिर भी रात को खुद को आराम नहीं देती। ये सिलाई कब तक चलेगी, तू ही बता। जब तक रीना, नीलम, पिंकी की शादी में उनके चेहरे पर वो मुस्कान ना देख लूं जो हर दुल्हन के चेहरे पर होती है, तब तक ये सुई नहीं रुकेगी। काश मेरे हाथों में कुछ ऐसा हुनर होता। मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, पर बस पेट पालने भर की कमाई कर पाता हूँ। बहनों की शादी की सोचता हूँ तो लगता है जैसे किसी पहाड़ को पीठ पर उठाए चल रहा हूँ। आप ही तो हैं जिसने इन तीनों को माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। आप कहाँ कमज़ोर हैं अशोक जी। ये तो लड़कियाँ आज जितनी समझदार और संस्कारी है, वो आपकी परवरिश की ही तो देन है। मगर अब शादी की उम्र हो गई है संगीता। हर रिश्ता दहेज मांगता है, गहनों की बात करता है। मुझे डर लगता है कि कहीं तीनों कुंवारी न रह जाए। नहीं नहीं अशोक जी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी असमंजस में उनकी रात गुजरती है। वहीं अगली सुबह संगीता रोज की तरह आज भी अपनी सिलाई मशीन पर बैठी थी। झूलते बल्ब की पीली रोशनी में धागे और लेस की चमक फीकी थी, मगर संगीता का हौसला नहीं। उसी वक्त सुषमा काकी आती है। उनकी बेटी की सगाई थी और ड्रेस सिलवाने के लिए आई थी वो। अरे संगीता बेटिया, मेरी मुनिया की सगाई है अगले हफ्ते, कुछ शानदार बना देना। काकी, आपके यहाँ तो शहनाइयाँ बजेंगी, हमारे यहाँ तो सोच सोच के चुप्पी है। नंदों की शादी की चिंता अलग और जेब हमेशा खाली। एक बात बताऊं, मेरे देवर की सास मनोरमा देवी बहुत पैसे वाली है। उनके 3 बेटे हैं, लेकिन बेटों के लिए संस्कारी और सादगी भरी लड़कियां ही चाहते हैं। मैं बात चलाऊं? अरे काकी, बात कीजिए ना, शायद भगवान आपकी जुबान से बात पूरी करवा दे। सुषमा काकी वादा करके जाती है और हफ्ते भर में ही मनोरमा देवी अपने तीनों बेटों के साथ संगीता के घर आती है। घर की सादगी, रीना, नीलम, पिंकी की विनम्रता और घरेलूपन देखकर वो प्रभावित होती है। तीनों बेटों की नजरें भी तीनों बहनों पर टिक जाती हैं। आपकी बेटियों की सादगी तो दिल जीतने वाली है। अब मुझे लगता है कि रिश्ते की बात पक्की कर ही देनी चाहिए। हमारे पास देने को दहेज नहीं, बस संस्कार है। अरे अरे, हमें वही चाहिए। दहेज तो बोझ होता है, बहू तो घर की रौनक होती है। जल्द ही रिश्ते पक्के हो जाते हैं और सगाई की तारीख तय हो जाती है। घर में बरसों बाद खुशी की लहर दौड़ जाती है। रीना, नीलम और पिंकी चहक उठती हैं। मगर अब आता है असली सवाल, सगाई की तैयारी। आज भी सिर्फ 45 रुपए ही मिले, बाकी मिस्त्री बोला कल देगा। शुक्र है
कल नाम की कोई तारीख हर रोज आती है। भैया, एक बात पूछनी थी। पूछ ले बेटा, आज तो कंधे में दर्द है पर कान अब भी सुनते हैं। क्या हमारी सगाई वैसी होगी जैसे गांव की दूसरी लड़कियों की हुई है? मतलब हम भी अपने मनपसंद की ड्रेस पहन पाएंगे? मनपसंद की ड्रेस? वो तो सपने में ही होगा लगता है नीलम। पिंकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर संगीता भावुक हो जाती है और कहती है, नहीं पिंकी, जब तक मैं सिलाई कर सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी कि तुम सब दुल्हन बनो, चाहे लेस उधार ही हो, गोटा बचा हुआ हो, पर प्यार अपना होगा। सगाई की तारीख पास थी लेकिन घर में पैसे नहीं थे। अशोक की मजदूरी दिन में 50 रुपए ही थी, जो राशन में ही खत्म हो जाया करती थी। मगर नंदों की ख्वाहिशें छोटी नहीं थी। वो सगाई में सुंदर लहंगा चाहती थी। भाभी, क्या हम भी अपनी सगाई में किसी राजकुमारी जैसी ड्रेस पहन पाएंगे? हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते भाभी, बस कुछ ऐसा पहनना है कि फोटो में खुद को पहचान पाए और हमारी ड्रेस देखकर गांव की लड़कियों की आंखें खुली की खुली रह जाए। संगीता की आंखें भर आती है। उसी वक्त वो ठान लेती है कि चाहे जैसी भी हो वो अपनी नंदों को एक सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर पहनाएगी। वो रात भर बैठकर कपड़े सिलती है और पड़ोस की औरतों से बची हुई गोटा, लेस, नेट कपड़ा मांगती है। हर टुकड़े को जोड़कर उसने कमाल का काम शुरू कर दिया। उसकी नन्ही उंगलियों ने वो जादू कर दिखाया जो मशीन भी नहीं कर पाई। अगली सुबह, अरे संगीता, क्या कर रही हो? क्या ड्रेस सिल गई तुम्हारी? जल्दी से उसे दे दो क्योंकि आज रात मेरी बेटी की सगाई है। उसे तैयार होने पार्लर भी जाना है। हाँ काकी, ये लीजिए। अरे वाह, ये तो काफी सुंदर है संगीता। आज रात तुझे मेरी बेटी की सगाई में जरूर आना है। आज तेरा न्योता मेरे घर। सुषमा काकी की बेटी की सगाई में सुषमा की नंद शीला आती है, जो खुद एक नामी फैशन डिजाइनर होती है। शीला की नजर जैसे ही संगीता की सिलाई पर पड़ती है वो दंग रह जाती है। किसने सिली ये ड्रेस? बहुत ही फिनिशिंग है। अरे मेरी पड़ोसन संगीता, गरीब है पर उसके हाथ में जादू है। मुझे उससे मिलना है। शीला संगीता से मिलती है। बातों बातों में वो संगीता की मेहनत, सोच और हुनर से प्रभावित होती है। तुम्हारा टैलेंट अद्भुत है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फैशन कंपनी के लिए ड्रेस सिलो और हाँ, ये एडवांस 2 लाख रुपए लो। काम शुरू करो। ये तो मेरे लिए किसी भगवान का वरदान है। शीला जी। अब संगीता के लिए रास्ता खुल चुका था। वो पैसे से अपनी तीनों नंदों की सगाई की जबरदस्त तैयारी करती है। उनके लिए सुंदर सी डिजाइनर ड्रेस बनाती है, बिल्कुल वैसी जैसी फिल्मी ड्रीम सीक्वेंस में होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सगाई का दिन आ जाता है। और ये पिंकी है क्या? इतनी सुंदर ड्रेस में कौन है? रीना की ड्रेस तो लगता है किसी दिल्ली डिजाइनर ने बनाई है। संगीता, तुमने ये सब बनाया? हाँ मम्मी जी, अब मैं सिर्फ नंदो की भाभी नहीं, एक छोटी डिजाइनर भी बन गई हूँ। गांव में सभी लोग देखते रह जाते हैं। सगाई इतने भव्य अंदाज में होती है कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अब संगीता को ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके हुनर को पहचान मिलती है। संगीता, आज अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो वो सिर्फ तेरी वजह से। मैंने तो सिर्फ अपनी नंदो का सपना पूरा किया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हौसला हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है। एक गरीब दर्जी भाभी भी डिजाइनर बन सकती है, बस दिल में चाह होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली कहानी के साथ। राधिका, जरा बाहर देख तो, सूरज सिर पर आ गया। वो गीता आई थी क्या सूट लेने? नहीं माँ जी, वो तो सुबह ही नहा के बड़बड़ाते हुए निकली थी। कह रही थी गरीबों की सिलाई का क्या भरोसा। हमारा काम गरीबों वाला जरूर है बहू, पर हाथ की कढ़ाई देख, वो अमीर भी तारीफ करते हैं। बस किस्मत थोड़ी कंगाल है। कोई बात नहीं माँ जी, कहने वाले को कहने दीजिए, हम उनका मुंह तो बंद नहीं करा सकते ना। ठीक है माँ जी, मैं पानी भरने तालाब पर जा रही हूँ। ठीक है बहू।
इसके बाद राधिका घर से मटका उठाकर बाहर तालाब की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद वो तालाब के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें पानी भर रही थी। लो, आ गई दर्जन की बहू। रोज एक ही फटी हुई साड़ी पहन के आ जाती है। अरे राधिका बहू, तुम्हारी सासू माँ आजकल बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है क्या? गांव की गुदड़ी से शादी की ड्रेस बना देगी क्या? ऐसा कहकर सभी फिर हंसती हैं। सही कहा। हम तो बस मेहनत करते हैं चाची, बाकी भगवान जाने। अरे मेहनत करने वाली तो गाय भैंस भी होती है। पर वो सजती नहीं। तुम भी थोड़ी सजी धजी रहा करो। जो सिला हुआ नहीं पहनते वो क्या सजेगा? आप लोगों को तो बस बातें बनाना आता है। अरे बहनों, और इसके सास की बातें सुनो। पिछली बार कह रही थी मैंने तो अभी भी मशीन से पैसे कमाए हैं, तो फिर घर के छप्पर अभी तक क्यों टपकते हैं? ऐसा कहकर सभी फिर हंसती हैं। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका लौट कर घर पर आ जाती है, घड़ा रखती है और आंसू पोंछती है। ऐसा करते हुए कौशल्या उसे देख लेती है। क्या हुआ बेटी? फिर वही तालाब वाली औरतें? हाँ अम्मा, आज तो मेरे कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाया और आपको भी नहीं छोड़ा। कह रही थी कि घर अब तक टपकता है, दर्जी सास सिलाई का घमंड करती है। बोलने दो उन्हें, हमारी हालत पर नहीं, हमारी मेहनत से जलते हैं। पर कब तक अम्मा? ये रोज रोज का अपमान सहना मुश्किल हो जा रहा है। मत घबराना बेटी, जिस दिन हमारी मेहनत बोल उठेगी वही जुबानें चुप हो जाएंगी। खैर, अब जाने दे, हरिया के आने का समय हो गया है। शाम हो चली है, कुछ देर में रात भी हो जाएगी। एक काम कर, जल्दी से खाना बना ले। जी माँ। इसके बाद राधिका सभी के लिए खाना बनाने लगती है। तभी रात में हरिया मजदूरी करके अपने घर आता है। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया और साथ में आपकी घुटनों की दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तू दवाइयाँ क्यों लेकर आया है? अब तो इन घुटनों के दर्द की मुझे आदत सी हो गई है। खामखाही तूने ये पैसे दवाई में लगा दी। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ माँ जी, भला दवाइयों में पैसे लगाना कहाँ की फिजूल खर्ची हुई? खैर छोड़िए आप दोनों इन सब बातों को। वो जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना परोसती हूँ। हाँ हाँ राधिका, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। और ये लो 150 रुपए, आज की मजदूरी 300 मिली थी, जिसमें से 150 रुपए की दवाई लेकर आ गया और 150 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ घर खर्च चलाने के लिए। जी। इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं और फिर अपने गरीब कुटिया में सो जाते हैं। ऐसे ही राधिका के ससुराल वालों की जिंदगी गरीबी में बीत रही थी। एक सुबह जब कौशल्या सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि तभी ममता वहां पर आ जाती है। अरे कौशल्या बहन, कहाँ हो? ये लो तुम्हारे 500 रुपए। अरे ममता बहन, ये 500 रुपए किस बात के? अरे तुम भूल गई, पिछले हफ्ते ही तो मेरी बेटी की शादी थी और उसका लहंगा तुमने ही बनाया था। मैंने तुम्हें पूरे पैसे थोड़ी ना दिए थे, उस समय थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, इसीलिए मेरे भी ध्यान से उतर गया। खैर अब ये लो। अच्छा, वो पैसे, हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी। ममता काकी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, राधिका बहू, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ही चाय पी कर आई हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बस ये पैसे ही देने आई थी। ठीक है ममता बहन। इसके बाद ममता वहां से चली जाती है। इसी प्रकार से दिन भर में कौशल्या के घर पर कोई न कोई ग्राहक आता ही रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज गांव की औरतें ठेले वाले से सब्जी खरीद रही होती हैं। अरे बहन, मैंने सुना है कि मुखिया जी की बहू का जन्मदिन है। हाँ, मेरे भी कानों तक उड़ते उड़ते यही बात आई है। सुना है कि मुखिया जी की बहू अपने जन्मदिन की पार्टी एक बड़े से बैंकेट में कर रही है। फिर तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। वैसे भी आज गांव के चौपाल पर सभी गांव वालों को आना है, खास करके गांव की औरतों को।
हाँ, लग रहा है कोई विशेष बात कहनी है मुखिया जी को। वैसे राधिका, तुम भी आओगी ना गांव के चौपाल के पास? जी, मैं भी आऊंगी। ऐसा कहकर राधिका सब्जी खरीद कर दोबारा से अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। गांव के चौपाल में मुखिया रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता सास विवाह बैठी है। साथ ही वहां पर गांव की कुछ औरतें भी मौजूद हैं। इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। गांव की सारी औरतें आमंत्रित हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी सस्ती साड़ी या घिसे पिटे कपड़े ना पहन कर आए। पार्टी ड्रेस पहनकर ही आना होगा। यही मेरे जन्मदिन का पार्टी ड्रेस का कोड है। वाह बेवा बहू, अब मजा आएगा। दर्जन के बहू को देखेंगे कैसे भागती है इधर से उधर। उसके पास तो पहनने लायक एक साड़ी नहीं, पार्टी ड्रेस कहाँ से लाएगी? ना आए तो अच्छा ही है। तस्वीरें बिगड़ जाती है ऐसे लोगों से, और मैं अपने जन्मदिन को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगी। राधिका ये सब बात दूर से ही सुन लेती है और चुपचाप से घर लौट जाती है। माँ जी, पार्टी में जाना है क्या? क्यों नहीं बहू, सब जाएंगे तो हम क्यों नहीं? पर कपड़े हमारे पास तो कुछ नहीं है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। वही गांव की औरतें हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। बहू तू फिक्र मत कर, इस बार तेरे लिए मैं ऐसी ड्रेस बनाऊंगी कि गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, और वो कभी भी किसी गरीब का मजाक उड़ाने से पहले सपने में भी 100 बार सोचेंगे। मेरे पास एक पुरानी साड़ी है तेरे ब्याह की, उसमें कुछ झालरें और पाट लगाऊंगी। जो मेरे पास बचा है सब कुछ लगा दूंगी। तू तैयार रह, इस बार तेरा ड्रेस सबसे अलग होगा। इस तरह कई दिनों तक कौशल्या दिन रात मेहनत करके डोरियां, घुंघरू, मोती, झालरें जोड़कर राधिका के लिए शानदार ड्रेस बनाती है। माँ जी, ये तो किसी डिजाइनर का ड्रेस लगता है, जैसे किसी अमीर घराने का पार्टी ड्रेस हो। अरे तेरी सास ही गांव की पहली डिजाइनर है, सिर्फ दुकान नहीं है, वरना दिल्ली तक नाम होता। मैं तो अपने जमाने की सबसे मशहूर डिजाइनर हूँ। हाँ हाँ माँ जी, आप सच में रही होंगी। जब आप इतना शानदार पार्टी ड्रेस तैयार कर सकती हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है बहू, अब ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से विवाह का दिन आ जाता है, जहां पार्टी वाले दिन सभी औरतें पहुंची हुई होती हैं। वो चमकते गहने, भारी ड्रेस और विवाह चमचमाता हुआ गाउन पहनकर सबके बीच घूम रही है। तभी दरवाजे पर हलचल होती है, जहां राधिका आती है, वो भी अपनी सास के सिले हुए ड्रेस पहनकर। अरे ये कौन है? राधिका, पर ये तो कमाल का है। हाँ, कहाँ से खरीदा है? खरीदा नहीं, मेरी माँ जी ने सिला है, उस सिलाई मशीन से जिसका वो लोग मजाक उड़ाते हैं। इस तरह राधिका के बोलने पर भीड़ में सन्नाटा हो जाता है। सब कौशल्या को देख रहे होते हैं, जिसके बाद मुखिया रामलाल आगे बढ़ते हैं। कौशल्या दीदी, आप तो गांव की शान बन गई हो। अगली पंचायत में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र आप ही चलाइएगा। अरे पर मुखिया जी। अब आप मना मत कीजिएगा। ठीक ही तो है माँ जी, हाँ कह दीजिए। ठीक है। इस तरह हाँ सुनते ही तालियां बजती हैं। सास बहू एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आत्मसम्मान की चमक होती है। राधिका और बाकी औरतों को कौशल्या के हुनर पर गर्व होता है, और इस तरह सभी पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बाद सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुल जाता है। राधिका और कौशल्या नई लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। तालाब की वो औरतें अब अपने बच्चों की ड्रेस सिलवाने के लिए खुद ही वहां पर आती हैं। कौशल्या दीदी, मेरी बहू का भी ड्रेस आप ही सिलेंगी ना? जरूर, लेकिन मेहनत और इज्जत का दाम लगाऊंगी। ये सुनकर राधिका हंसती है। सारा गांव अब उन्हें सम्मान की नजरों से देखता है। मोरल ऑफ द स्टोरी: दोस्तों, जो हाथों से बनी रोटियां मिलती हैं, वो सोने की थाली से ज्यादा सुकून देती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी।